हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से है। और ये वीडियो हमारा थ्योरी बेसिस पे है और इस वीडियो के बाद मैं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन भी डालूंगा। और ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाया था कि जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए और जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा एमसीक्यू क्वेश्चन को समझने में। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट होता क्या है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा वायर है, ठीक है, और इस वायर के अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है आई। अब इस करंट का क्या वैल्यू है, यानी 5 एम्पियर का है या फिर 6 एम्पियर का है या फिर 10 एम्पियर का है, तो इसको हम लोग इस तरह से मेजर नहीं कर सकते, यानी नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते हम लोग। तो इसको नापने के लिए यानी मेजर करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब करंट को मेजर करने के लिए हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एमीटर, ठीक है। तो एमीटर जो है बेसिकली हमारा क्या करता है, करंट को मेजर करता है। अब जैसे मान लीजिए ये करंट है तो इसके अंदर यहाँ पे जो है इस वायर के अंदर एक वोल्टेज भी ट्रेवल कर रहा होगा। तो इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, जैसे हमारा पावर फैक्टर मेजर करना है तो पावर फैक्टर मीटर यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी यूज करना है, मेजर करना है तो फ्रीक्वेंसी मीटर यूज करेंगे, अगर हमारा एनर्जी है तो एनर्जी मीटर यूज करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जितना भी हमारा पैरामीटर आता है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उन सारे चीजों को मेजर करने के लिए क्या है, हम लोग एक डिवाइस बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और दूसरा है हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप बुक में पढ़ लीजिएगा, ये कुछ हम लोगों को वैसे भी पढ़ना नहीं है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली जो हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है ये है हमारा दो तरीके का। पहला है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, और दूसरा है हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग और भी आता है, जैसे रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और अब देखिए, हम लोग समझते हैं सबसे पहले इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, हर किसी के घर में जो है समरसेबल मोटर लगा होता है, ठीक है, जो पानी जो है टंकी को भरता है, ठीक है। आई मीन जमीन से जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारा, इसको क्या करता है, ऊपर लाता है और इससे टंकी हमारा फिल होता है, ठीक है। अब इस मोटर को चलाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टार्टर यूज करते हैं। और ये जो मोटर होता है हमारा बेसिकली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। और यहाँ पे स्टार्टर में अब देखिएगा हमारा एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर होता है, ठीक है। और ये बेसिकली हम लोग को रीडिंग देता है कि हमारे सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रहा है या फिर जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा वोल्ट मीटर होगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से स्केल होता है, और यहाँ पे ये रीडिंग रहता है, यहाँ पे 5, 10, 15 जो भी है, और यहाँ पे इसका होता है पॉइंटर, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या है, जब आप यहाँ पे एक बटन रहता है, इसको दबाइएगा तो क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, यानी कांटा जो है कुछ ऊपर में आता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हम लोग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यानी जो पॉइंटर है हमारा इंडिकेट है, यानी इंस्टेंट वैल्यू पे क्या क्या वैल्यू आ रहा है इसका, 10 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, यानी टाइम टू टाइम जो भी हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है इसको ये इंडिकेट करता है, ठीक है, यानी हम लोग को दिखाता है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यानी वैसा इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग को इंडिकेट करे उसको बोलेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसका एग्जांपल क्या होगा, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, फिर वाट मीटर हो गया, ये सब हमारा क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए, दूसरा जो था हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। यानी जो हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग, ये क्या करेगा, क्वांटिटी को ऐड करेगा, ठीक है, यानी 1 + 2 + 3 + 4। और इसका जो एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे घर में जो एनर्जी मीटर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी मीटर। ये बेसिकली यही काम करता है, यानी जो हमारे घर में जितना भी मीटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर जो लगा रहता है, वो हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और
इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज का आपका 1 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है खर्च हुआ, ठीक है, और कल फिर से हमारा 1 यूनिट खत्म हुआ, तो ये क्या करता है, ऐड करता है, यानी दोनों को जोड़ देगा और फिर वहां पे दिखाएगा 2 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये ऐड करते रहता है, यानी आज का पैरामीटर, कल का पैरामीटर, परसों का जो भी पैरामीटर है, यानी मीटर जो भी रीडिंग लिया है उसको क्या करता है, ऐड करता है और फिर लास्ट में एक साथ दिखाता है, ठीक है। तो जो हमारा ऐड करता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग, क्योंकि मैथ में इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। चलिए अब जो लास्ट है हमारा ये है रिकॉर्डिंग टाइप। अब देखिए रिकॉर्डिंग, यानी इसके नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, यानी जितना भी हमें आउटपुट में मिलेगा वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, जो हमारा ईसीजी होता है, ठीक है, ईसीजी में देखिएगा आप, मूवी ऐसे में देखिए, यहाँ पे जो मॉनिटर लगा होता है, यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है बाहर में, ये कुछ इस तरह से मिलता है, हार्ट बीट का जो होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड करके हम लोग को आउटपुट में देता है, ठीक है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। ये मान लीजिए हमारा एक मीटर है, ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ आपको। ये मान लीजिए एक हमारा मीटर है, ठीक है, और इसमें है ये पॉइंटर, ठीक है, और यहाँ से गया हुआ है हमारा स्केल। यहाँ पे मैं रीडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे 0 है, ठीक है, सॉरी ये 0 पॉइंटर के सामने होगा यहाँ पे। मान लीजिए हमारा 5 है, इसी तरह यहाँ पे 10 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मान लीजिए 15 है, इधर 20, फिर लास्ट में हमारा 25, ठीक है। मीटर कुछ इसी तरह से होता है हमारा। और ये जो है हमारा, ये क्या है, पॉइंटर है, ठीक है। अब देखिए जब हमारा ये पॉइंटर 0 पे है, इसका मतलब क्या है कि ये एकदम इनिशियल पॉइंट पे है, ठीक है, जहां पे इसको होना है वहीं पे होता है। अब देखिए इसको जो है 0 से 10 तक या फिर 5 तक आने के लिए क्या, एक टॉर्क चाहिए, ठीक है, एक टॉर्क लगेगा तभी तो ये ऊपर उठेगा 0 से, ठीक है। यानी 0 से जब 5 पे या फिर 10 पे या फिर 15 पे ये जब सुई आके रुकेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी टीडी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और यही हमारा होता है मेन टॉर्क, इसका दूसरा नाम है मेन टॉर्क और मेन टॉर्क, ठीक है। यानी इस टॉर्क के सहारे ही जो है हमारा जो पॉइंटर होता है मीटर का, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब देखिए मान लीजिए पॉइंटर जो है हमारा 10 पे आके रुक गया, ठीक है। अब जैसे ये 10 पे आके रुकेगा, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, यानी कुछ इस तरह से हिलेगा, ठीक है, हिलते रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा मीटर का जो रीडिंग है, ठीक है, जो हम लोग रीडिंग लेंगे, ये हो सकता है अभी 10 के थोड़ा सा आगे भी, मतलब आके ऐसे हिलते रहे, वाइब्रेट करते रहेगा। तो उसमें क्या होगा, हम लोग रुकने का वेट करेंगे, यानी ये पॉइंटर जब तक रुकेगा नहीं तब तक तो हम लोग रीडिंग ले नहीं सकते, क्योंकि एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा नहीं हम लोग को। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसका जो स्पीड है यानी ये स्लो हो जाएगा, इसका जो एक्यूरेसी है स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं, ठीक है। डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंटर वाइब्रेट कर रहा है, उसको क्या करता है, ये एकदम कांस्टेंट कर देता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी कांस्टेंट कर देता है। अब जैसे ही हम लोग का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा, तो ये एग्जैक्ट 10 है या फिर 15 है, जितना हम लोग का जिस अमाउंट में हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उस वैल्यू पे आके रुक जाएगा। तो यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हमारा जो पॉइंटर है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू पे आके रुक जाए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा तीसरा टॉर्क है, ये पहला हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा है हमारा डैम्पिंग टॉर्क और तीसरा है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। अब देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क क्या काम करता है। अब जैसे ही इस मीटर के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट हुआ, तो ये पॉइंटर क्या हुआ, 0 से आके 10 के पास आ गया, ठीक है। अगर इसके जस्ट अपोजिट में देखिए, यहां से मैं आपको बताता हूँ, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ टीडी। और जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है, टीडी के जस्ट अपोजिट साइड में लगता है, यहाँ पे टीसी, ठीक है। अब ये कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या काम है, अगर यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जैसी लगेगा, ये मीटर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे लास्ट में पहुंच जाएगा, यानी 25 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, इसको बेसिकली एक जगह पे रोकता है। यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क है हमारा टीसी जो है, ये इस पॉइंटर को
एक पॉइंट पे रोकता है, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क दोनों अलग है। डैम्पिंग टॉर्क सिर्फ हम लोग का जो वाइब्रेशन होता है, पॉइंटर जो वाइब्रेट कर रहा था उसको फिक्स करता है, यानी एक जगह पे स्टेबल कर देता है। लेकिन ये जो टीसी है यानी कंट्रोलिंग टॉर्क है, ये बेसिकली जो है हम लोग का जो ये पॉइंटर है इसको आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो ये क्या होगा, पॉइंटर सीधे आके 25 के पास आके रुक जाएगा, क्योंकि इसको तो रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क देते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क से क्या होता है कि हमारा पॉइंटर जो है एक फिक्स्ड वैल्यू पे आके रुक जाता है, ठीक है। और ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क देते हैं यहाँ पे, ये हमारा स्प्रिंग के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे कंट्रोलिंग टॉर्क देते हैं किस हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो हमारे मीटर में जितने भी हमारे मीटर है, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, फिर पावर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये जितने भी मीटर हैं ये तीनों टॉर्क, ये जो है मैंने यहाँ पे बताया आपको, यही तीनों टॉर्क पे ये वर्क करता है, ठीक है। पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैंने समझा दिया, ये हमारा मेन टॉर्क है। ये जिस हिसाब से रहेगा, नहीं अगर हमारा टीडी जो है ज्यादा रहेगा तो हमारा ये पॉइंटर क्या है, ज्यादा इंडिकेट करेगा। अगर टीडी कम है तो ये 5 पे, नहीं तो 5 से थोड़ा कम पे, या फिर 5 से थोड़ा ज्यादा पे ही रहेगा। डैम्पिंग टॉर्क मैंने बता दिया क्या काम करता है, ये जितना भी डिफ्लेक्शन होता है, नहीं हिलते रहता है हमारा पॉइंटर, उसको क्या करता है, स्टेबल कर देता है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो एक्यूरेसी है मीटर का ये फास्ट हो जाएगा। और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क बेसिकली जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में फिर से बना देता हूँ। ये था हमारा पॉइंटर, ठीक है, और यहाँ से था हमारा स्केल, और यहाँ पे मैं कुछ रीडिंग लिख देता हूँ। यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे 5, 10, 15, ठीक है, यहाँ पे 20। अब देखिए यहाँ पे हमारा अभी पॉइंटर जो है 0 पे है, ठीक है। यहाँ से होता है हमारा स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग लगा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। अब देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अभी मान लीजिए हमारा जो पॉइंटर है ये आके 10 पे आके रुका हुआ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये बैलेंस है, अभी एक जगह पे आके रुका हुआ है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा टीसी है यानी कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल होता है, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं हम लोग एट बैलेंस कंडीशन, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में हमारा टीसी इक्वल टू टीडी होता है। अब देखिए टीसी यानी कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का तो वैल्यू मैंने बताया कि अगर मान लीजिए हमारे कॉइल के अंदर जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है हमारा मीटर, अगर उसके कॉइल के अंदर ज्यादा करंट आएगा, ठीक है, यानी आई का वैल्यू ज्यादा होगा तो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा। अगर आई का वैल्यू कम होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी हमारा कम होगा। ये मैं आपको क्लियर करूंगा आगे, थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ूंगा तो ये मतलब टीडी जो है हमारा डिपेंड करता है कि हमारे सर्किट के अंदर या फिर मीटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन टीसी यानी जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, इसका वैल्यू जो होता है हमारा थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थीटा यहाँ पे कहने का मतलब, ये देखिए अभी जो हमारा पॉइंटर है ये 0 पे है, ठीक है। अब ये यहाँ से 0 से उठा 10 पे आके रुक गया, ठीक है। तो इसके बीच में एंगल बनेगा एक, इसी को बोलते हैं हम लोग थीटा, ठीक है। यानी जितना ज्यादा हमारा एंगल ज्यादा होगा, अभी मान लीजिए यहाँ पे एक और केस लेके चलते हैं। ये मान लीजिए हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अभी 15 पे आके रुका, ठीक है। 15 पे आके रुकेगा तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी एंगल जो होगा यहाँ पे ये ज्यादा होगा। तो टीसी का जो वैल्यू होता है यानी कंट्रोलिंग टॉर्क का जो वैल्यू होता है, ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा टीसी इक्वल टू थीटा, यानी टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। और जहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा। अब इसके जगह एक कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग के, ठीक है, और थीटा। अब यहाँ से जब हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी के का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टी सी डिवाइडेड बाई थीटा, ठीक है। और जहाँ पे जो के है हमारा, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए जो हमारे डिवाइस के अंदर यानी हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो टीडी आ रहा है यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ रहा है, ये जो जनरेट होता है यानी टीडी जो जनरेट होगा हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ये जो होता है डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो हमारा मीटर है किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे पहला है मूविंग कॉइल, दूसरा है मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनेमिक, इंडक्शन, हॉट वायर, थर्मोइलेक्ट्रिक और रेक्टिफायर टाइप्स। यानी ये
इतने प्रकार के जो है प्रिंसिपल है जिसके ऊपर जो है हमारा जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, या फिर जो हमारा एनर्जी मीटर है, ये सब काम करता है। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है हमारा टीडी जो है हमारी यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है जनरेट होता है डिवाइस के अंदर। कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे इंडक्शन प्रिंसिपल लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंडक्शन प्रिंसिपल में क्या होगा कि हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। मान लीजिए हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, और बीच में हमने रखा है कंडक्टर। ठीक है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण क्या होगा, इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा यानी आई। ठीक है, और यही आई के कारण जो है हमें मिलेगा क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मूविंग कॉइल है, तो मूविंग कॉइल में बेसिकली यही होता है, नॉर्थ साउथ और बीच में हमारा एक मूविंग कॉइल होता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम लोग सप्लाई देंगे इस मूविंग कॉइल के अंदर, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे ऑलरेडी फ्लक्स बना हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंटर कनेक्ट होता है, ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे यहाँ पे जिसपे हमारा जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सब वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा ये सब प्रिंसिपल को, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को बताऊँगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करना है। देखिए मूविंग आयरन जो है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम लोग एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें जो कंट्रोलिंग मेथड होता है, जो टीसी, जो हम लोग को टीसी टॉर्क मिलेगा, ये बेसिकली मिलता है हम लोग को हेयर स्प्रिंग से। ठीक है, ये स्प्रिंग होता है एक, और इसमें जो डैम्पिंग यूज़ करते हैं, यानी जो डिफ्लेक्टिंग को रोकने के लिए, डिफ्लेक्टिंग कारण जो वाइब्रेशन होता है पॉइंटर के अंदर, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डैम्पिंग। तो ये डैम्पिंग जो होता है हमारे यहाँ पे एयर डैम्पिंग यूज़ करता है। ठीक है, और भी जैसे हमारा पीएमएमसी है, पीएमएमसी सिर्फ डीसी के लिए होता है, और इसमें भी हेयर स्प्रिंग यूज़ करते हैं, और इसमें मेथड होता है एडी करंट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, इंडक्शन का। अगर मान लीजिए हमारा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली ये यूज़ करते हैं हम लोग एसी के लिए। ठीक है, इंडक्शन प्रिंसिपल हम लोग हमेशा एसी के लिए यूज़ करते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एसी में क्या होता है, E = NdΦ/dt होता है। ठीक है, यानी टाइम के साथ क्या होता है, फ्लक्स हमारा चेंज करता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम लोग डीसी में यूज़ करेंगे तो डीसी हमारा क्या हो जाएगा, कॉइल जो है जल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी जीरो, यानी फ्लक्स हमारा टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग कभी भी डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन प्रिंसिपल हमेशा एसी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे रेक्टिफायर, रेक्टिफायर भी यहाँ पे देखिए एसी के लिए यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर बेसिकली काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग हमेशा सप्लाई जो देंगे वो एसी देंगे रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप मीटर जो है हमारा, ये बेसिकली दोनों के लिए होता है, एसी और डीसी दोनों के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एसी और डीसी दोनों के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक डेरिवेशन आपको डिराइव करके बता देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी जितना भी हमारा प्रिंसिपल है उसका जितना भी थीटा, यानी थीटा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके ऊपर होता है वो मैं बता दूंगा। आपको बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको डिराइव करूंगा, ताकि मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे थीटा है क्या वो आप समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है। इसमें बेसिकली हम लोग दो परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है पार्ट हमारा, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, और इस साइड में जो है ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, और इसके बीच में जो होता है हमारा वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ये कॉइल जो है वाइंडिंग किया हुआ है, इसी कॉइल के ऊपर जो होता है हमारा स्केल होता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग मैंने बताया था यहाँ पे हम लोग डैम्पिंग के लिए यूज़ करते हैं, आई मीन कंट्रोलिंग टॉर्क पाने के लिए यूज़ करते हैं स्प्रिंग, और यहाँ से हम लोग देते हैं सप्लाई। ठीक है, और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पीएमएमसी जो है हमारा, ये सिर्फ डीसी के लिए यूज़ करते हैं, यानी सिर्फ डीसी सप्लाई के लिए यूज़ करेंगे, एसी पे इसको नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे सप्लाई जाएगा, ये क्या होगा, हमारा मैग्नेट पहले से बना हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, एक हमारा टॉर्क डेवलप होगा, और ये टॉर्क डेवलप होने के कारण क्या है, हमारा पॉइंटर जो है मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि यहाँ पे जो टॉर्क मिलेगा टीडी, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये कैसे मिलेगा। ठीक है, इसी को मैं डिराइव करता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। अब देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू होता है हमारा, जैसा हम लोग जानते हैं, ये होगा हमारा F इंटू बी, और जहाँ पे बी था हमारा ब्रेथ। ठीक है, यानी ये जो हमने यहाँ पे कोर यूज़ किया था जिसके ऊपर वाइंडिंग किया हुआ था, उस पिछले वाले वीडियो में आप थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमने माना यहाँ पे ब्रेथ। ठीक है,
और ये जो कोर है यहाँ पे इसको माना हमने लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे टी डी इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा फोर्स इंटू जो हमारा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे बी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया एफ और डिस्टेंस को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं बी से। अब देखिए आपने जब डीसी मोटर पढ़ा होगा तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फोर्स इंड्यूस होता है, और इस फोर्स का वैल्यू क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। ये आपको पता होगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल पे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, बी आई एल, ठीक है। बी आई एल लिखेंगे और यहाँ पे साथ में एन इंटू हो जाएगा, जहाँ पे एन जो है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। यानी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इंटू बी। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो हमारा L इंटू बी है ये क्या है, इसके जगह हम लोग एरिया लिख सकते हैं क्योंकि एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हम लोग का टी डी बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू बी आई ए, ठीक है। एरिया को मैं कैपिटल ए से लेके चल रहा हूँ। अब देखिए जहाँ पे बी है हमारा फ्लक्स डेंसिटी, आई है करंट थ्रू द कॉइल, और ए है एरिया ऑफ द कॉइल, और एन मैंने भी बताया नंबर ऑफ टर्न्स इन द कंडक्टर, आई मीन इन द कॉइल। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब हमारा बैलेंस होता है तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, टी सी इक्वल टू टी डी होता है, ठीक है। यानी कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और टी सी इक्वल टू मैंने बताया था ये होता है हमारा टी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा यानी के थीटा, और यहाँ से जब हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे के का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी सी डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है। अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे टी सी की जगह लिख देंगे हम लोग के थीटा, ठीक है, इक्वल टू टी डी। अब देखिए टी डी का वैल्यू अभी हमने निकाला था एन बी आई ए, ठीक है, अभी हम लोगों ने निकाला था। यहाँ पे टी डी की जगह पुट कर देंगे हम लोग। अब देखिए हमारे जो इक्वेशन आया, ये रिलेशन आया यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट में जो है हमारा एन कांस्टेंट है, ए भी हमारा कांस्टेंट है, और फ्लक्स डेंसिटी भी हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो के थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आई, ठीक है। और यहाँ से के के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक और प्रोपोर्शनलिटी लेंगे यहाँ पे, यानी जी आई, और थीटा जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आई, ठीक है। यानी जो हमारा थीटा का वैल्यू होगा, यानी ये कितना डिफ्लेक्ट करेगा, ये हमारा जीरो पे था स्केल, अभी कितना ऊपर उठेगा ये किस पे डिपेंड होता है, आई के ऊपर। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो पीएमसी में जो होगा हमारा थीटा का जो वैल्यू होगा ये आई पे होता है, यानी डिफ्लेक्टिंग एंगल जो होता है डिपेंड होता है आई के ऊपर, और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केल, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा थीटा और हमारा जो आई है, ये मान लीजिए आई है और ये थीटा है हमारा डिफ्लेक्टिंग एंगल, तो इसके बीच में जो है हमारा ग्राफ लीनियर बनेगा, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। इसीलिए पीएमएमसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन सा इन सारे ऑप्शन में से यूनिफॉर्म स्केल है, तो ये हमारा पीएमएमसी, ठीक है। अब देखिए और इसी तरह मैं बता देता हूँ, और जितना भी हमारा अदर प्रिंसिपल है उस पर जो हमारा थीटा है यानी डिफ्लेक्टिंग एंगल है किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है। अब देखिए मूविंग आयरन में देखते हैं कि हमारा जो थीटा है किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो मूविंग आयरन में थीटा बेसिकली हमारा आई स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, यानी थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसे होता है ये टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैं यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ। तो ये जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये क्या होगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्केल है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा थीटा और करंट के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है आई स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्केल है। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल है हमारा ये बेसिकली एसी और डीसी दोनों के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इससे पहले वाला क्या था, सिर्फ एसी आई मीन डीसी के लिए था, लेकिन ये मूविंग आयरन जो है हमारा एसी और डीसी दोनों के लिए यूज करते हैं। उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन होता है यानी कहाँ पे यूज करेंगे, तो करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं और वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और पीएमएमसी का भी जो एप्लीकेशन था ये था हमारा वोल्टेज और करंट, लेकिन
डीसी के लिए सिर्फ, यानी डीसी वोल्टेज और डीसी करंट मेजर करना होगा हम लोग को, तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं पीएमएमसी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये बेसिकली आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, यानी आरएमएस वैल्यू, ठीक है, यानी जो हमारा करंट मेजर करेगा, यानी आई, और जो वोल्टेज मेजर करेगा, ये जो वैल्यू होगा ये हमारा क्या होगा, आरएमएस वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा आता है इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर। इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर में क्या होता है, इसमें हम लोग बेसिकली यूज करते हैं दोनों के लिए, एसी और डीसी दोनों के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें जो वैल्यू मेजर होता है ये होता है एवरेज वैल्यू, यानी इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर जो मेजर करेगा ये होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो थीटा होता है, ये थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I1 इंटू I2। ठीक है, ये हमारा दो टाइप का करंट होता है इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यानी किस किस डिवाइस में यूज़ करते हैं। तो इससे बेसिकली हम लोग एमीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर में यूज़ करते हैं, उसके बाद वाट मीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, वाट मीटर यानी पावर को मेजर करने के लिए। उसके बाद पावर फैक्टर मीटर में यूज़ करते हैं, और उसके बाद है हमारा मेगर। ठीक है, मेगर जो होता है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि थीटा जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, I1 इंटू I2। ठीक है, लेकिन जब हमारा पावर मेजर करेगा, ठीक है, पावर जब मेजर करता है तो थीटा जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी एवरेज के ऊपर। ठीक है, यानी एवरेज पावर के ऊपर। ठीक है, और जब हमारा वोल्टेज मेजर करेगा तो थीटा होता है हमारा वी स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, यानी यहाँ पे वी स्क्वायर। ठीक है, यानी वी स्क्वायर के ऊपर ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और भी देखें यहाँ पे, और अभी जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो हम लोग एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा सिस्टम एसी आएगा, यानी जब हम लोग एसी में करंट को मेजर करेंगे तो थीटा हमारा प्रोपोर्शनल होता है आई आरएमएस के स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, और अगर वही वोल्टेज होगा तो थीटा हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी आरएमएस के स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है जो एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, पावर फैक्टर मीटर क्या मेजर करेगा, कॉस फाई। ठीक है, पावर फैक्टर मीटर यानी ये कॉस फाई को मेजर करेगा। तो इसमें देखिए जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के ऊपर। ठीक है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा फेज डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अब देखिए अब हम लोग आते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली जो है हमारा, इसके अंदर आता है दो पॉइंट, पहला है हमारा सीटी और दूसरा हमारा पीटी। ठीक है, देखिए जब हमारा स्मॉल करंट होता है, जैसे 5 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर हो गया, फिर 20 एम्पियर हो गया, ये सब जो है हमारा बहुत ही स्मॉल करंट है या फिर वोल्टेज है, तो इसको मेजर करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वोल्ट मीटर नहीं तो एमीटर यूज़ करके मेजर कर लेते हैं। लेकिन अब जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में आइएगा तो ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो वोल्टेज होता है ये बहुत ही हाई होता है, 11 kV हो गया, 132 kV हो गया, या फिर हमारा 400 kV हो गया। तो इतने हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना हाई वोल्टेज होता है कि अगर आप इससे 5 मीटर भी दूर पे रहिएगा तो ये क्या करेगा, आपको खींच लेगा, यानी आपके बॉडी को आयोनाइज कर देगा और आपके बॉडी को एक तरह से जला देगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सीटी और पीटी। ठीक है, यानी हाई करंट मेजर करना होगा तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर, और जब वोल्टेज को मेजर करना होगा, हाई वोल्टेज को मेजर करना होगा तो वहाँ पे यूज़ करें हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर में हम लोग पीटी और सीटी यूज़ करके कैसे हम लोग मेजर करते हैं करंट को या फिर वोल्टेज को। ये देखिए मान लीजिए ये हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, और इस साइड है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। इधर दे रहे हैं, मान लीजिए इधर हमारा 11 kV है और इधर आ गया हमारा 400 वोल्ट। ठीक है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी साइड में हमारा वोल्टेज बहुत ही हाई है। ठीक है, यानी वोल्टेज हाई है तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का वैल्यू बहुत ही कम होता है। ठीक है, और इसी बेसिस पे जो है हम लोग हाई वोल्टेज और करंट बेसिस वोल्टेज को मेजर करते हैं, क्योंकि एक साइड जब हमारा हाई वोल्टेज होगा तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में लो वोल्टेज होता है, और यही हमारा सिटी में भी होता है, एक साइड में हमारा करंट का वैल्यू हाई होगा तो दूसरे साइड में हमारा करंट का वैल्यू क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो
इस तरह से हम लोग हाई वोल्टेज और हाई करंट को मेजर कर लेते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सीटी एंड पीटी। ठीक है, अब देखिए, अब इसी तरह से हमारा गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली हमारा PMMCP प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, वो मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर हो गया, उसके बाद फिर हमारा CRO है, पोटेंशियोमीटर है, उसके बाद और भी बहुत कुछ है इसमें। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि जो हम लोग का बेसिक नॉलेज था, जो बेसिक पॉइंट था, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। और जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगा तो मैं MCQ वीडियो में क्वेश्चन के अनुसार वहाँ पे आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।